नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड का भाव इस वक्त 127 रुपए नीचे है और चांदी का भाव 392 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। 62,700 के आसपास है चांदी और गोल्ड का भाव है 50,980। यानी एक बार फिर से गोल्ड का मार्केट 51,000 के नीचे फिसल चुका है। तो अब यहां से शाम के कारोबार में मार्केट की चाल होगी क्या, इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। राजीव कपूर हैं, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, अनंत पद्मनाभन हैं चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही सोयाबीन पर बात करने के लिए हमारे साथ पाशा पटेल होंगे और डीएन पाठक होंगे और साथ ही कपिल देव होंगे NCDEX के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में आज शाम के लिए राजीव जी क्या किया जाए? क्या 51,000 के नीचे गोल्ड में आपको गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही है क्या? मृत्युंजय जी, देखिए, यूएस के जो स्टिमुलस था उसमें थोड़ी सी कमी के कारण, उसमें थोड़ी अड़चन आने के कारण आज हमने गोल्ड में गैप डाउन ओपनिंग देखा। बट धीरे धीरे बाजार जो है जिस भाव पे खुला उसके बाद इसने आज जो है हायर टॉप हायर बॉटम ही बनाए इंट्राडे में। तो मुझे लगता है कि बाजार फिर से एक 51,100 से थोड़ा सा एक करेक्शन ले रहा है और 50,900 मुझे लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्तर होगा खरीदारी के लिए। और स्टॉप लॉस जो है आज के लो के नीचे का मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट 51,100 के आसपास का रहेगा और अगर बाजार 51,150 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा तो मैं समझता हूँ फिर बाजार 51,400 तक का भी स्तर छू सकता है। बट इम्पॉर्टेंट लेवल है 51,100 से 51,150 के बीच में ऊपर की तरफ, और नीचे में 50,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। इस बीच हमारे साथ अनंत पद्मनाभन हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है इस वक्त फिजिकल डिमांड की? ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है? नमस्कार है। अभी मैरिज सीजन नहीं है, इसी के ऊपर डिमांड तो बहुत कम है। अभी साउथ में देख तो अभी 20% से 10% हो गया, इतना कम है 15 दिन से। अभी नवरात्रि से के लिए वेट कर रहा हूँ। साउथ में नवरात्रि से पिकअप होएगा, शादी भी चालू होएगा। अभी बहुत शादी आने वाला था तो डिमांड पिकअप होना चाहिए। अभी तो डिमांड नहीं है, कुछ नहीं। चुप बेटा, सब दुकान खाली है, सब जगह सब दुकान खाली है, वही चल रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत डिमांड कम हो गई है, नवरात्र में आपको लगता है कि डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। तो ऐसे में अनंत पद्मनाभन जी, प्राइस को लेकर कोई आपका नया आउटलुक है क्या? 50,000 के ऊपर मार्केट है, अभी 51,000 के आसपास घूम रहा है गोल्ड का प्राइस। तो क्या इसी रेंज में रहेगा प्राइस या दाम कुछ बढ़ने वाले भी हैं? दाम तो 2-3% ऊपर नीचे रहेगा। अभी इलेक्शन तक, यूएस इलेक्शन तक थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। मेरा आइडिया ऐसा ही है। 1,500 रुपया बढ़ेगा, नहीं तो 1,500 रुपया घटेगा। तो इलेक्शन के बाद ही देखना पड़ता है घटेगा नहीं घटेगा। ओके, तो मार्केट की पूरी नजर यूएस इलेक्शन पर टिकी हुई है कि वहां से क्या निकल के आता है। हालांकि इलेक्शन बिहार में भी है, लेकिन बिहार इलेक्शन से गोल्ड को कोई लेना देना नहीं है और गोल्ड का मार्केट सीधे यूएस के इलेक्शन को ट्रैक कर रहा है। अनंत पद्मनाभन जी, एक चीज आप बताएं कि आपने कहा कि नवरात्र में कुछ डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद आपको दिख रही है। दिवाली के आसपास फिर क्या उम्मीद की जाए? गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा?
वो तो मालूम नहीं पड़ेगा। वो नवंबर 3 को इलेक्शन हो जाएगा। 5-6 तारीख से मार्केट थोड़ा रिएक्शन होना चाहिए। तो ऐसा हुआ तो 5-6% कम होना चाहिए। मालूम नहीं कैसा रिएक्ट होएगा। पहले ऐसा ही था, इलेक्शन यूएस इलेक्शन के बाद भाव गिरता है। अभी ये नवंबर में क्या कारण आएगा मालूम नहीं, देखना पड़ता है। दिवाली टाइम तो अभी 3 तारीख के बाद और भी 10 दिन रहेगा। 2-3 दिन के बाद थोड़ा कम हुआ तो अच्छा है, एकदम सुपर हिट हो जाएगा बिजनेस वो 10 दिन। अच्छा, जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप अनंत पद्मनाभन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब सचिन जी आप बताएं कि चांदी में क्या करना चाहिए। 62,689 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। इस भाव पर चांदी में क्या करें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए चांदी के अंदर भी आज गोल्ड के टाइप ही एक बार गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। वहां से प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बार अपसाइड में ग्रोथ ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये सेशन जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल आज के ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है, बिकॉज आज यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है 6 बजे, जिसके कारण एक वॉलेटिलिटी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। करंट लेवल से तो नहीं, बट हाँ एक बार 62,400 62,300 के लेवल्स आते हैं तो वहां से एक बार बाय पोजीशन सिल्वर में इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 61,800 का रहेगा और अप साइड में वापस से 63,200 और 63,500 तक के टारगेट जो है वो सिल्वर में देखेंगे। ओके, राजीव जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज शाम के लिए अगर गोल्ड और सिल्वर में किसी एक कमोडिटी को चुनना हो तो किसे चुना जाए, गोल्ड को या सिल्वर को? मृत्युंजय जी मुझे गोल्ड में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है ऊपर जाने का। हालांकि अभी भाव जो है जैसे कि 51, 100, 150 एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है, उसके आसपास ही है। बट मुझे लगता है कि अगर गोल्ड 51, 150 के ऊपर सस्टेन किया तो एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। तो गोल्ड को चूज करना चाहिए बाइंग के लिए। और अगर यहाँ से 100 रुपए करेक्ट होता है तो जैसा हमने ट्रेड सुझाया है 50-900 पर बाइंग कर सकते हैं 50-750 के स्टॉप लॉस से। पहला लक्ष्य 51-100 और अगर 51-150 के ऊपर चला तो दूसरे लक्ष्य के लिए भी वेट किया जा सकता है 51-400 तक के। ठीक है, तो ये रहा है आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और कल हमने ये खबर आपको सबसे पहले दिखाई थी कि सोपा ने सोयाबीन का वायदा कारोबार बंद करने की मांग की है, सेबी को चिट्ठी लिखी है। लेकिन इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। कई पक्षों का यह मानना है कि वायदा बंद करने की मांग करना गलत है। अगर किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डीएन पाठक हैं, सोपा के ईडी हैं, और साथ ही हमारे साथ पाशा पटेल साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व चेयरमैन हैं सीएसीपी महाराष्ट्र के और किसानों के बड़े नेता भी हैं, किसानों के लगातार संपर्क में रहते हैं और महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की अच्छी खेती होती है। तो पाशा पटेल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि सोपा ने ये डिमांड की है कि सोयाबीन के वायदा कारोबार को बंद कर दिया जाए। आपको ये मांग जायज लगती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो करने के बजाय उसमें सुधारणा करने की जरूरत है। या एक है कि एक अब हम पूर्ण एक देश एक प्लेटफॉर्म अगर हम बना रहे हैं, एक बाजार अगर हम बना रहे हैं तो दुनिया में और देश में क्या हो रहा है एक जगह हमको सारा देखने को मिलना पड़ेगा। उसके सिवा बाजार में रेट बढ़ने वाले है नहीं। मुझे एक बात जरूर मुझे मंजूर है, वो ये है कि ये बंद कर से नहीं, ये प्लेटफॉर्म बंद करने से जमेगा नहीं। ये प्लेटफॉर्म में सुधारना करनी चाहिए। प्रैक्टिकल जो ये बिजनेस होता है वो करना चाहिए। इसमें अगर सुधारना अगर हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि फायदा होता है। बंद करके कुछ इससे कुछ हमको किसानों को कुछ मिलेगा ऐसा नहीं लगता। और एक चीज मुझे ये जो लग रही है कि इस साल एमएसपी से ज्यादा सोयाबीन को या पूरे ऑयल सीड को पैसे मिल रहे हैं। ये तो ऐसे वक्त में इंडस्ट्री और सरकार किसानों को साथ देना चाहिए। क्योंकि साल क्या हो गया कि पहले तो बहुत बड़ा इसमें ये आया, ये क्रॉप खराब हो गई, इसमें से एक ये आ गया, वायरस आ गया, उस वायरस से खराब हो गया। उसके बाद बारिश ज्यादा हुई, उससे खराब हो गया। इस साल यील्ड कम आने वाला है। यील्ड अगर कम आता है
और लोगों को अगर यील्ड कम आता है तो पैसे अगर ज्यादा मिलते हैं तो पैसे मिलते वक्त, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का सीजन है, हार्वेस्टिंग के सीजन में एमएसपी से 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब दुनिया में क्या चल रही है हमको समझ में आ रहा है। तो इस वक्त इंडस्ट्री ने एक काम करना चाहिए, कुछ भी स्टेटमेंट देने के बजाय किसानों का और भला कैसा होगा, क्यों तो किसान अगर सोइंग करेगा तो ही इंडस्ट्री चलेगी ना। तो इस वक्त मुझे लगता है कि वो करो ये करो, इसमें लोगों को उलझाने के बजाय किसानों को तो पैसे कैसे मिलेंगे और इससे ज्यादा कैसे मिलेंगे, इस पे सब में रक्षा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने कहा कि ये मांग करना गलत है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डीएन पाठक साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब अब सोयाबीन की अराइवल शुरू हो गई है, किसानों की फसल आ रही है मंडियों में और आप इस तरह की मांग कर रहे हैं, क्या ये किसानों के हित में है? किसानों को अगर 2 रुपए अच्छा मिल रहा है, 2 रुपए अच्छा भाव मिल रहा है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? क्यों आपने वायदा बंद करने की मांग कर दी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है सेंटिमेंट्स पे लोग ज्यादा बोल रहे हैं। किसी ने शायद मेरी चिट्ठी पढ़ी भी नहीं है। उसमें ये लिखा है कि जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है, ये जो ऊपर, देखिए मुझे 4000 में 5000 में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसान को भाव मिलना चाहिए। मेरी समस्या ये है कि आज 4 है, कल 4100, परसों 4200 है, उसके बाद 3500 है। मुझे अगर भाव 3500 होगा तो भी समस्या है साहब। अगर 4000 का भाव कल 35 होता है, मुझे फिर भी समस्या है, क्योंकि मैंने 4000 खरीद के अपना मील बेच दिया 35000 में, 3500 में, उसके बाद भाव 3500 हो गया तो मुझे 30 में मेरा खरीदने वाला कौन मिलेगा? मुझे वोलेटिलिटी से समस्या है, क्योंकि ये ध्यान में रखिए मुस्लिम जी कि ये सोयाबीन प्रोसेसर ही अंत में खरीदने वाला है। सटोरिया व्यापारी इसका कुछ नहीं करेगा। और 4600 का भाव भी सोफा के नहीं पाठक जी, ये क्या आप नहीं पाठक जी, आप ये बात क्या कह रहे हैं कि सोयाबीन आखिरकार प्रोसेसर से ही खरीदेगा? ये तो एक तरह की धमकी हो गई ना किसानों को कि आपको माल तो यही बेचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्रोसेसर ले रहा है, नहीं मैं सर क्या पूछ रहा हूँ आपसे, अगर प्रोसेसर माल ले रहा है तो अगर 2 रुपए ज्यादा के भाव पर किसानों से ले रहा है तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? कभी उसी को तो भाव सस्ते में भी मिल जाते हैं, कभी दाम 3500 में भी तो मिल जाते हैं, तो अगर 4200 में लेना पड़ रहा है तो क्या आपत्ति है? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मुझे भाव 3500 5000 कोई समस्या नहीं है। मुझे भाव के ऊपर नीचे में समस्या है। मुझे 4000 में, मेरे मेंबर्स को 4000 में, 4500 में, पिछले साल 4500 भाव था तो हमने क्या चिल्लाया कहीं जाके? हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाव था तो था। अभी 4000, अभी फिर से 4500, मुझे क्या समस्या है? लेकिन 4000 का आज 4500। पाठक जी, आपको लगता है कि वायदा बंद कर देने से नहीं आप तो मार्केट को इतने लंबे समय से जानते हैं, समझते हैं, और आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वायदा को अभी बंद कर दिया जाएगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, किसानों को बड़ा नुकसान होगा, और बाद में अगर सोयाबीन के दाम बढ़ भी गए तो इसका कोई फायदा किसानों को होने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों की फसल निकल जाएगी उनके हाथ से। आप तो इस बात को समझते हैं, ये जानते हुए भी इस वक्त में ये डिमांड करना क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, हमारी डिमांड हमेशा ये रही है कि जो ओवर स्पेकुलेशन है एनर्जी, वो बंद होनी चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती है रेगुलेटरी मैकेनिज्म से या एनसीडीएक्स उस पर एक्शन नहीं देता है तो इसको सस्पेंड कर, हमने बोला सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर सस्पेंड नहीं करते तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होनी चाहिए ना। हम पिछले 4 साल से बात बोल रहे हैं कि ये जो भाव ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी वॉलेटिलिटी है, इसको खत्म करें। आप बार बार किसान की बात इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि वो सेंटिमेंटल चीज है, लेकिन मैं कहता हूँ किसान को 4000 नहीं 4500 भाव मिलना चाहिए। हम सेंटिमेंट नहीं सर, अरे तुम क्या सर ये बताइए कि सोयाबीन नहीं पाठक जी, आप कैसी बात आप कर रहे हैं सेंटीमेंट की बात? पूरी फसल किसानों की होती है, सोयाबीन ना आपकी है ना मेरी है, ये किसानों की फसल है। इस बात को आप समझिए, सेंटीमेंट जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। लेकिन एक बात आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आपने कहा कि इसमें स्पेकुलेशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी इस बात से मतलब ये मैं मान के चल सकता हूं कि आपको लगा होगा सट्टेबाजी हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की सट्टेबाजी अभी हो रही है, ताकि लोग ये जाने समझे किस तरह की सट्टेबाजी हो रही है। इसका क्या कोई आपके पास आधार है, कोई प्रमाण है जो आप देना चाहेंगे सेबी को, एक्सचेंज को हमारे माध्यम से? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जितना डेटा, जितनी इंफॉर्मेशन, कौन सट्टेबाजी कर रहा है, कौन ट्रेड कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन 100% कॉन्फिडेंशियल होती है या एक्सचेंज के पास होती है या सेबी को मांगने का हक है। ना वो मेरे पास हो सकती है ना किसी और के पास होती है। मैं जो बोल रहा हूँ सट्टेबाजी हो रही है वो इसमें से बोल रहा हूँ कि आज कीमत इतनी है, कल इतनी, परसों इतनी, फिर 100 रुपए कम, फिर 100 रुपए ज्यादा। ये सट्टेबाजी ही दर्शाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे प्राइस से कोई एतराज नहीं है, प्राइस किसान को कुछ भी मिले कोई बिल्कुल भी एतराज नहीं है, लेकिन ये सट्टेबाजी, बाजार को ऊपर नीचे करना रोज रोज, इससे एतराज है।
इसके लिए सरकार जो भी करे, चाहे इसको सट्टे बाजार को सस्पेंड करे या उसमें रेगुलेटरी मार्जिन लगाए। देखिए नहीं पाठक जी, ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, ये आप कह रहे हैं कि ये स्पेकुलेशन है, ठीक है। इस पर हम पाशा पटेल जी का व्यू जानना चाहते हैं। पाशा पटेल जी, आप भी तो इस तरह के मार्केट को लंबे समय से देख रहे हैं। पाठक जी का ये कहना है कि कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव है और ये सट्टेबाजी के संकेत हैं, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सट्टेबाजी हो रही है? नहीं, प्लेटफॉर्म जब नहीं था तब रेट नीचे ऊपर नहीं होता था क्या? प्लेटफॉर्म नहीं था तभी भी रेट नीचे ऊपर होता था, और रेट आज भी नीचे ऊपर अगर होता है तो मुझे लगना है कि ये दोष किस वजह से है, ये दोष निकालना चाहिए। प्लेटफॉर्म बन करके मसला हल नहीं होने वाला है। इसमें के दोष अगर कुछ निकाल सकते हैं हम, और वो भी किस समय में चर्चा होनी चाहिए, ये उस समय चर्चा होना चाहिए जब स्लैग सीजन है। अरे हम तो साल भर मेहनत करके आज क्रॉप बाजार में आई है और 2 पैसे मिल रहे हैं, इस वक्त हम ऐसे अगर चर्चा शुरू करेंगे तो इसमें फिर रेट का नीचे ऊपर गड़बड़ हो सकता है ना। तो मुझे ये लगता है कि आज ये परिस्थिति, ये माहौल नहीं है इस तरीके की चर्चा इस वक्त करना, ये संयुक्तिक नहीं दिख रहा मुझे इसमें। और अभी स्लैग सीजन में करेंगे ना हम, इसमें क्या करना है सो इसमें हम सेबी को बताएंगे, अर्थ मंत्रालय को बताएंगे, पीएम को बताएंगे, इसमें क्या क्या लूपहोल्स है वो बताएंगे। लूपहोल्स के लिए तो हम कभी भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये माहौल और वक्त नहीं है। अभी हमको जो 2 पैसे मिल रहे हैं ना, ये अब आज मैं कुछ लोगों को पूछा कि भाई कल से आज 100 रुपये कम हुए जैसा दिख रहा है, कुछ 70-80 रुपये कुछ कम हुए जैसा दिख रहा है। तो एक व्यापारी ने कहा कि वो सोफा की डिमांड की वजह से ऐसा हो गया। तो क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है कि किसने तो कुछ भी बोला सोफा की वजह से। पाठक जी किस विषय पे मुझे बोले नहीं पता, लेकिन पाठक जी बोले इसलिए बाजार में क्या हो गया, बाजार में जो 50-60 रुपए कम हो गए वो कम हो गए इसलिए कि सोफा के डिमांड की वजह से हो गए। तो मेरा सिर्फ ये सब लोगों को एक विनती है, सारी इंडस्ट्री को मुझे एक विनती करना है कि भैया आज कुछ मत करो। आज किसानों का जो ये यील्ड कम हुआ है और यील्ड कम रहने की वजह से उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। दुनिया के बाजार में ऑयल सीड के रेट अच्छे चल रहे हैं, दुनिया भी तेज है और देश भी तेज है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हार्वेस्टिंग के समय एमएसपी मिलना ये दुश्वार था, कभी भी नहीं मिला था। ये सरकार का काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि किसान बहुत समाधानी है। इसलिए नहीं पाशा पटेल जी, ये बात ठीक है आपकी, ये बात, लेकिन पाठक जी ये कह रहे हैं, पाशा पटेल जी, लेकिन पाठक जी का ये कहना है, पाठक जी ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ तेजी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो ज्यादा उतार चढ़ाव है, अगर यही सोयाबीन वही 3500 आ जाए तो भी वो विरोध करेंगे। तो पाठक जी एक चीज आप बताएं, पाशा पटेल जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त में ये डिमांड करना जायज नहीं है और जो खामियां हैं इसके लिए आप बाद में लिखें, अगर किसानों को भी अच्छा भाव मिल रहा है तो मिलने दें। इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया बताएं सर, वक्त कम है। मेरी आखिरी प्रतिक्रिया, पहले तो मैं ये कह दूं कि किसान को भाव मिल रहा है, उससे हमें लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, इसलिए मैं दोबारा इस बात को उठाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मेरी समस्या सिर्फ सट्टेबाजी से है, जो गलत सट्टेबाजी है। मैं आपको बता दूं, कोई बहुत दूर नहीं हुआ है, कैसर में सट्टेबाजी हुई, ग्वारगम में भाव 30 गुना बढ़ा, किसान को पैसा मिला, बाद में क्या हुआ? ऐसा नहीं आप कह सकते सट्टेबाजी होती नहीं, सट्टेबाजी हो रही है। पास में उसको संभाला जाने से क्या फायदा होता है? सट्टेबाजी हो रही है, उसको देखना चाहिए, सेबी को देखना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसान को भाव मिलने से मुझे कोई कष्ट नहीं है, हम हमेशा इस पर काम करते हैं, किसान को भाव सही मिलना चाहिए, इसलिए किसान का मुद्दा लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसान को भाव मिले इसमें आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन अलग अलग राय है। आप कह रहे हैं किसानों को भाव मिलने में आपको आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पाशा पटेल जी भी यही बात कह रहे हैं, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है तो मिलना चाहिए। देखते हैं इसके ऊपर आगे सेबी की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, एक्सचेंज इस पूरे मामले में क्या करता है, जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, अब हमने बात की अभी, चलिए इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है कैलाश मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर मैं फिजिकल में सिल्वर लेना चाहता हूं, तो क्या ये भाव सही है या रेट डाउन आएंगे, और कितने डाउन आ सकते संभावना है? फिजिकल में आप चांदी लेना चाहते हैं, बताइए राजीव जी, क्या फिजिकल में अभी चांदी खरीदने का सही वक्त है? मृत्युंजय जी, मुझे अच्छी तरह याद है, लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी कि फिजिकल में कहाँ से चांदी खरीदना चाहिए। तो तब भी मैंने सुझाया था कि 60,000 से नीचे जब चांदी जाए
तो फेज मैनर में वहां से खरीदना शुरू कर सकते हैं। मीन 60,000 के भाव से भी खरीदना शुरुआत कर सकते हैं। अगर इनको 50 किलो चांदी लेना है तो ये 10-10 किलो के हिसाब से चांदी को 60,000 पे 10 किलो, 59,000 पे 10 किलो, 58,000 पे 10 किलो, इस तरह से हर 1,000 रुपए नीचे खरीद सकते हैं और उसमें वेट कर सकते हैं। चांदी अल्टीमेटली जो है एक अच्छे दाम ऊपर में दिखा सकती है और चांदी ने एक अच्छा करेक्शन भी ऊपर इस तरह से दिखा दिया। 78,000 का इसका अप्रोक्सीमेटली हाई लगा था और 55,000 के आसपास ने करेक्शन दिखाया था लास्ट टाइम। तो मुझे लगता है चांदी 60,000 से नीचे जैसे आए फेज मैनर्स में खरीद सकते हैं मुझे। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी। अगला सवाल है अमित का, हरियाणा से, पूछिए। आपको आवाज अच्छा लगता है, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन सरसों के ऊपर वो सवाल पूछना चाह रहे थे। सचिन जी बताइए, सरसों में क्या किया जाए? हाँ मृत्युंजय जी, सरसों के अंदर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है, तो हमें लगता है कि एक बार थोड़ा सा भी यहाँ डिप मिलता है वहां से वापस से बाय पोजीशन भी ली जा सकती है। नवंबर वायदा है जो कि अराउंड 5460 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है एक बार 5410 के प्राइस मिलते हैं तो वहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 5330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वापस से एक बार 5550-5600 के टारगेट के लिए वेट किया है। ठीक है, तो ये राय है आपकी। इस बीच सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सिद्धार्थ। सर क्रूड ऑयल मैंने बाई किया है 2950 से, क्या करना चाहिए अभी इसमें? क्रूड आपने 2950 पे बाई किया है। राजीव जी, क्या अभी बाइंग में बने रहना ठीक है क्या? 2900 इनके बाइंग के लेवल पे ही मार्केट है, तो क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऊपर में 2980 3000 तक का स्तर दिखा सकता है, तो ये बाइंग में बने रह सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस इनके हिसाब से लंबा पड़ेगा। 2885 का स्टॉप लॉस लगता है मुझे मेंटेन करना चाहिए, और अगर एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो एक 2940 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि क्रूड में एक रैली जो है कंटिन्यू करेगी। काफी सारे बेरिश न्यूज थे जिसमें लीबिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और डेल्टा जो तूफान था उसका भी जो इंटेंसिटी है वो कम हुआ। उसके बावजूद क्रूड में रैली देखने को मिली, क्योंकि जो चाइना की तरफ से जो आंकड़े आए सितंबर के इंपोर्ट के, वो काफी इंप्रेसिव आए। वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें ग्रोथ देखने को मिला क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में, और क्रूड ऑयल का बाहरी कंजम्पशन जो है चाइना करता है। तो जिसके रहते हुए सारे बेयरिश न्यूज को इस अकेले चाइना के न्यूज ने एनगल्फ कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस न्यूज के कारण अभी जो है क्रूड 3000 तक के स्तर तक ऊपर में जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है विनोद का, हरियाणा से हमारे साथ जोड़ रहे हैं, पूछिए विनोद जी। हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मैं गोल्ड पे सवाल था सर कि जी सुन रहा हूँ, पूछें। कुछ दिनों से 1000 रुपए में अप डाउन हो रहा है, ये चढ़ जाता है नीचे उतर जाता है, तो मैं इस पे राय पूछना चाहता था आपसे। और आपका शो का भी मैं फैन हूँ और आपकी कॉल भी की जाती है सभी जजेस। अरे बहुत शुक्रिया जी। नहीं सर, अच्छी है, कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही आपकी कॉल जाती है, जिससे हमें फायदा भी हो रहा है। हाँ जी, नहीं ठीक है, पूछे, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं गोल्ड पे पूछ रहा था कि आज इंट्राडे के लिए भी अभी क्या पोजीशन बनाऊं मैं, किस लेवल पे क्या करें जो ठीक है? बताइए सचिन, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? मृत्युंजय जी, जैसे कि अभी हमने बताया था कि वॉलेटिलिटी थोड़ा सा रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में बिकॉज ऑफ ईयर डेटा, तो हमें लगता है कि एक बार बाय साइड की पोजीशन देखनी चाहिए, बस बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 50-850, 50-900 के लेवल सही रहेंगे बाइंग के हिसाब से, वहां से बाय पोजीशन रखिए। 50-700 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार 51,100, 51,150 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर नेचुरल गैस में बिकवाली का एडवाइस होगा 208 रुपए 50 पैसे में, 211 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 204 रुपए के टारगेट के लिए। आपकी कॉल।
जिंक में बाइंग की सलाह रहेगी 194.50 के स्टॉप लॉस के साथ में 199 और 200 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, एल्युमिनियम में एक अच्छा काफी समय के बाद 150 रुपए के ऊपर चलना शुरू हुआ है और मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यूटी रह सकती है इसके ट्रेंड में। तो 1 रुपए का करेक्शन यहाँ से आता है 151.50 पे खरीद सकते हैं। 150 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। 153 और 155 दो टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं और ये ट्रेड पोजिशनल भी हो सकता है क्योंकि एल्युमिनियम जो है थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो पोजिशनली भी इसे रखा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।